स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, मतलब हम आज की इस वीडियो में एक न्यू एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको बहुत फेमसली सोगा के नाम से जाना जाता है। सोगा इट स्टैंड्स फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, सो जैसे कि आज की इस वीडियो में हम एक न्यू एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेसिक समझेंगे जो इस एक्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो एक्ट जिस पर्टिकुलर वी कैन से रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग है ये हम समझ लेते हैं। तो टाइटल से ही बड़ा क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये कानून किसके ऊपर लगेगा। ये लगेगा कानून गुड्स के ऊपर, और गुड्स से रिलेटेड किस एक्टिविटी के ऊपर, गुड्स की सेल को लेकर ये कानून बनाया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये कानून हमारी कंट्री के अंदर कब इम्प्लीमेंट करा गया था। सो अगर बात करें स्टूडेंट, ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये हमारी कंट्री के अंदर जो इम्प्लीमेंट हुआ था, द डेट वॉज फर्स्ट एंड द मंथ वॉज जुलाई एंड द ईयर वॉज 1930। 1 जुलाई 1930 को ये एक्ट क्या करा गया हमारी कंट्री के अंदर, ऑल ओवर इंडिया जनरली अब क्या करा गया, इसको इम्प्लीमेंट करा गया। अब एक्चुअल में स्टूडेंट जैसे कि हम आईसीए में पढ़ते हैं कि पहले सोगा आईसीए का ही पार्ट था। सो अब इसमें कंफ्यूज ना हो कि एक्चुअल में क्या 1930 से पहले गुड्स की सेल को लेकर कोई क्या कानून नहीं था हमारी कंट्री के अंदर, ऐसा नहीं है। पहले भी जो गुड्स की सेल होती थी, जो भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाले वी कैन से केसेस होते थे, तो उसमें सोगा एक्चुअल में था बट वो सेपरेट नहीं था, वो आईसीए के अंदर ही इंक्लूडेड था। देन फाइनली 1930 के अंदर क्या करा गया, आईसीए से सोगा को सेपरेट करा गया। ओके, सो अब जनरली एक सवाल का तो हमें जवाब मिल गया कि ये कानून हमारी कंट्री के अंदर कब लागू करा गया। सो द आंसर इज 1 जुलाई 1930। अब जैसे कि मैं बताई थी कानून किस पर लगेगा, गुड्स की सेल के ऊपर लगेगा। अब ये समझ लेते हैं कि सेल का मतलब क्या है और गुड्स का मतलब क्या है। जो एक्ट है उसके टाइटल को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, सेल्स का मतलब क्या होता है, तो सेल के मतलब की अगर हम बात करें, सो सेल्स मीन्स इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और वी कैन से ट्रांसफर ऑफ टाइटल। क्या मतलब हुआ कि एक्चुअल में सेल एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर किसी भी अच्छा गुड्स तो है ना, किसकी वी कैन से हम टाइटल के ट्रांसफर होने की बात करें, किस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने की बात कर रहे हैं। सो एक्चुअल में यहाँ प्रॉपर्टी और टाइटल का मतलब समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ प्रॉपर्टी और टाइटल का मतलब है ओनरशिप से। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, पूरे के पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप वर्ड कहीं यूज़ नहीं करा गया। जो वर्ड यूज़ करा गया है ओनरशिप के रिप्लेस में वो है जनरली प्रॉपर्टी एंड टाइटल, लेकिन इसका मतलब क्या है एक्चुअल ओनरशिप। तो एक्चुअल में सेल एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर करी जाती है, और ओनरशिप किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड। अभी ये भी समझेंगे कि गुड्स क्या होता है। ओके, तो सेल का मतलब जब हम अपनी वी कैन से मालिकाना हक गुड्स से रिलेटेड क्या करते हैं, किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट गुड्स का मतलब क्या होता है। हालांकि ये चीज़ें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो हमें विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन जो भी है उनका सेक्शन उस लिहाज से भी डिस्कस करनी है, बट जैसे कि हम एक्ट का मीनिंग जो है इनिशियल वो डिस्कस कर रहे हैं पहले। सो गुड्स का मतलब होता है स्टूडेंट, गुड्स की मैं अगर बात करूँ, सो गुड्स का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट मीन्स एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या है, हर तरीके की जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसको क्या कंसीडर करा जाएगा, अकॉर्डिंग टू सोगा वो क्या है, वो गुड्स है। मूवेबल मतलब विच कैन बी इजिली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें स्टूडेंट, तो ये जो एक्चुअल में फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो मेरे पास पॉइंटर है या ये जो पेन है मेरे पास, ये क्या है, मूवेबल है। इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल है हमारे पास क्योंकि जनरली वो ट्रांसमिट होती है। अगर हम बात करें जो एलपीजी है, जो गैस सिलेंडर है, वो भी क्या है, ट्रांसफरेबल है, तो इसलिए वो गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल है। अगर हम शेयर्स की बात करें, शेयर जनरली क्या है, जो एक फाइनेंशियल एसेट होता है, तो एक्चुअल में क्या ये भी तो ट्रांसफरेबल होता है। कंपनी इशू करती है जनरल पब्लिक को, और अगर कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर अपने वी कैन से सिक्योरिटी को सेल करना चाहता है तो सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकता है, मतलब जो इंटरेस्टेड पर्सन है उसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा उसकी ओनरशिप। तो एक्चुअल में मूवेबल है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक्चुअल में क्या है वो वी कैन से ट्रांसफरेबल इन नेचर है। तो यही सोगा कहता है कि गुड्स का
मतलब हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो बड़ा क्लियरली समझ में आ रहा है कि गुड्स की डेफिनेशन में गुड्स के अंदर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं करेंगे। गुड्स में क्या नहीं आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। अच्छा, ये बात हमें और डिटेल में कहाँ से पता चलती है स्टूडेंट? अगर मैं बात करूँ कि ये गुड्स एक्चुअल में क्या है, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, या अगर हम ऑन दी अदर हैंड ये कहें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आती हैं, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आती हैं, तो एक्चुअली ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? तो ये बात हमें बताता है, जैसे हमने ICA में भी डिस्कस करा था कि एक्चुअल में जितने भी डेफिनेशंस होती हैं वो किस सेक्शन में होती हैं, सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 7 कहता है कि गुड्स का मतलब हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी है। साथ के साथ ये सेक्शन हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, जो ये कहता है दैट द टर्म गुड्स डज नॉट इंक्लूड, जो गुड्स है उसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी। क्या चीज़ें नहीं आएंगी? द टर्म गुड्स डजंट इंक्लूड क्या नहीं आएगा? अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, तो क्या नहीं आएगा? सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या नहीं आएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। किसमें? गुड्स की डेफिनेशन में, क्योंकि हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी को ही क्या कंसीडर करा जाएगा? गुड्स। और अगर बात करें स्टूडेंट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं विच आर नॉट सब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक्शन में क्या है, क्या उनको ट्रांसफर नहीं करा जा सकता, मतलब क्या उसकी ओनरशिप को एक्सचेंज नहीं करा जा सकता। फॉर एन एग्जाम्पल लैंड की अगर हम बात करें तो क्या ज़मीन की खरीद फरोख्त नहीं होती, बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती है, लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो गुड्स नहीं है। वो कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल। और इसके लिए एक अलग एक्ट है जिसको शॉर्टली नाम दिया गया है टोपा का। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो 1882 के अंदर क्या करा गया था, इम्प्लीमेंट करा गया था। तो ये फॉर योर जनरल नॉलेज में बता रही हूँ कि सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जबकि जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज सोगा, वो किससे रिलेटेड है? मूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप को एक्सचेंज और ट्रांसफर करने से रिलेटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा गुड्स के डेफिनेशन में और भी कुछ कैटेगरीज को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। जैसे अगर हम बात करें एक्शनेबल क्लेम की, किसकी बात करें? अगर हम एक्शनेबल क्लेम्स की बात करें स्टूडेंट, अब ये एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? देखिए, एक्शनेबल क्लेम्स मतलब क्या है कि जो किसी के भी पास किसी के अगेंस्ट सूट या केस या कंप्लेन फाइल करने का राइट है, वो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं करा जा सकता? उसको ट्रांसफर नहीं करा जा सकता। तो एक्शन लेने का मतलब क्लेम करने का जो एक्शन है, जो अधिकार है, वो वी कैन से जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उन्हीं के पास रहता है, वो किसी और को जनरली ट्रांसफर नहीं करा जा सकता। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारी मनी सर्कुलेशन में है, या जो मनी करंटली वी कैन से एक्सेप्टेबल है जनरल फॉर्म में, वो क्या है हमारे लिए? वो हमारे लिए गुड्स नहीं हैं। जो प्रेजेंटली सर्कुलेशन में चल रही है वो गुड्स नहीं हैं। ओके, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे डिमोनेटाइजेशन से पहले जो वी कैन से 1000 का नोट था, 500 का नोट था, तो एक्चुअल में क्या है, वो एक्सेप्टेबल थे, वो सर्कुलेशन में थे। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद न्यू जो वी कैन से हमारे पास करेंसी नोट्स जनरली आ गए, 1000 का बंद हो गया, 2000 का आ गया, 500 के नए आ गए, और जनरली क्या है 100 का नया आ गया। तो बेसिकली एक्चुअल में क्या है, उसकी वजह से जो पुरानी करेंसी है वो सर्कुलेशन में नहीं, वो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक्चुअली पुरानी जो करेंसी थी डिमोनेटाइजेशन से पहले की, वो गुड्स मानी जा सकती है? द आंसर विल बी यस, क्योंकि डेफिनेशन हमें बता रही है जो पैसा सर्कुलेशन में है, जो प्रेजेंटली जो हाल में वी कैन से जनरली एक्सेप्टेबल है, जो सर्कुलेशन में है, वो गुड्स नहीं है। मतलब जो पुरानी या एग्जिस्टिंग वी कैन से जो करेंसी है, मनी है, उसको गुड्स माना जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, पुराने वी कैन से जो पहले टाइम पीरियड में कॉइन्स चलते थे, जैसे वी कैन से अगर हम बात करें तो 50 पैसे, 25 पैसे, तो एक्चुअल में क्या है, उनको एंटीक या एंटीक कॉइन्स की तरीके से ट्रीट करा जाता है। तो एक्चुअल में वो उनकी वी कैन से जो 50 या 25 पैसे के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं। कुछ लोगों को एंटीक चीज़ों के कलेक्शन का शौक होता है, कॉइन्स वगैरह का भी, और उनकी एक मार्केट में एक अलग वैल्यू होती है। तो एक्चुअल में वो गुड्स हैं, लेकिन जो सर्कुलेशन करंट में मनी है वो गुड्स नहीं होगी। ओके, सो ये थी गुड्स की पर्टिकुलर वी कैन से डेफिनेशन या मीनिंग। तो अब हमने जो एक्ट पढ़ना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अब हमें समझ में आया कि हाँ, ये कानून किससे रिलेटेड है। ये कानून रिलेटेड है जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उनकी ओनरशिप। हालांकि ओनरशिप टर्म कहीं सोगा में यूज नहीं करा गया, तो उसके रिप्लेस में हमें कौन सा टर्म याद रखना है, जो भी टाइटल है, प्रॉपर्टी है, उसके ट्रांसफर के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कानून है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, जो हमारी कंट्री के अंदर 1 जुलाई 1930 में क्या करा गया था, इम्प्लीमेंट करा गया था। चलिए अब प्रॉपरली इस
एक्ट को करते हैं शुरू। ओके, अब प्रॉपरली हम इस एक्ट को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जनरली अब हम सोगा के मतलब को तो समझ चुके हैं, अब इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ज़रा ये समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ गुड्स के प्रॉपर्टी को, टाइटल को ट्रांसफ़र करा जाएगा, एक्सचेंज करा जाएगा, तो एक्चुअल में जैसे मैंने बताया कि सोगा पहले ICA का ही पार्ट था, एंड वी हैव जनरली वी कैन से डिस्कस दैट इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इन केस ऑफ सेल ऑल्सो देयर इज एन एग्रीमेंट, और वी कैन से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। तो दो पार्टी, जैसे हमने पढ़ा था ICA में, कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है। तो एक्चुअल में जो हमारी सेल प्रोसेस है उसमें भी तो दो पार्टीज होती हैं, और वो दो पार्टीज कौन है? तो एक्चुअल में हम सेल में सबसे पहले बात करते हैं सोगा में, तो हम बात करेंगे सबसे पहले बायर एंड सेलर के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम, बायर एंड सेलर के बारे में बात करेंगे। अब ये बायर एंड सेलर क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है ना, ये तो हम लोग भी बड़े अच्छे से जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो हम समझते हैं उससे डिफरेंट होगा। बायर का मतलब वन हु वी कैन से बाइज द कमोडिटी इन वी कैन से रेफरेंस टू एनी कंसिडरेशन, और सेलर कौन होता है? वन हु सेल्स द कमोडिटी इन वी कैन से एक्सचेंज ऑफ एनी कंसिडरेशन एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में क्या है, ये बात समझ आती है, जो खरीदता है वो बायर है, और जो कोई कमोडिटी, मतलब कमोडिटी यहाँ किससे मतलब है? मूवेबल प्रॉपर्टीज है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम सेलर। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे बायर एंड सेलर के रिगार्डिंग। ओके, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? बायर एंड सेलर के बारे में। सो बायर कौन है? वन हु बाइज द गुड्स, वन ही बाइज द गुड्स फॉर कंसीडरेशन। ओके, one who buys the goods for consideration. Consideration also we have discussed in ICA, it means something in return. Seller कौन होगा? Seller one who sells the goods, one who sells the goods. Okay, same for consideration. ये सामान बेचेगा तो उसके बदले में क्या चार्ज करेगा? ये पैसे चार्ज करेगा। ओके, तो जो बंदा सामान खरीदता है वो कौन है? वो बायर है, और जो बेचेगा वो कौन है? सेलर है। अब ज़रा स्टूडेंट ये बात एक और हमें अच्छे से समझनी है कि जब हम कंसीडरेशन की बात करते हैं, जो हम ICA में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मतलब समथिंग इन रिटर्न है, लेकिन हमने ICA में ये भी समझा कि ICA कहता है कि कंसीडरेशन कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है, लेकिन इस बात से सोगा एग्री नहीं करता, क्योंकि ये अलग एक्ट है, ये अलग कानून है। ICA एक जनरल फॉर्म है जो हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन जो है एक्ट हम पढ़ रहे हैं, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये स्पेसिफिक है। ये सिर्फ किसकी वी कैन से सेल या पर्टिकुलर वी कैन से प्रॉपर्टी के एक्सचेंज या ट्रांसफर से रिलेटेड है, मूवेबल प्रॉपर्टी के, जो जनरल नहीं है, जो स्पेसिफिक है, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल या वी कैन से जो प्रॉपर्टी है उसके जनरली क्या है? ट्रांसफर से रिलेटेड है। तो एक्चुअल में यहाँ कंसिडरेशन का मतलब थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि है तो समथिंग इन रिटर्न, लेकिन कंसिडरेशन क्या होगी? क्या वो इन कैश हो सकती है, काइंड हो सकती है? नहीं, ICA के लिहाज से सोगा डिफरेंट कहता है। वो ये बात जनरली यहाँ क्लियरली स्टेटेड है कि कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू सोगा क्या होनी चाहिए? मस्ट बी इन मनी। कंसिडरेशन क्या होगी? मस्ट बी मनी। क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मनी होनी चाहिए। मतलब सोगा के अकॉर्डिंग इन काइंड कंसिडरेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। क्या होना चाहिए? मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, इन कैश होना चाहिए, इन कैश नहीं, या एट बैंक भी हो सकता है, लेकिन मॉनेटरी फॉर्म में, मनी फॉर्म में होना चाहिए। कंसिडरेशन इन काइंड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सोगा। तो सबसे पहले बायर एंड सेलर क्या है? वी नो वेरी वेल कि बायर जो सामान खरीदता है, जो बेचता है, वो कौन है? वो हमारा सेलर है। अब ये बात हमें कहाँ से पता चली? ये तो हम जनरली भी जानते हैं कि जो सामान खरीदता है वो बायर है, जो बेचता है वो सेलर है, लेकिन बहुत जगह हमने जैसे ICA में देखा, जो मीनिंग हम समझते हैं लेकिन लॉ के लिहाज से उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो ये जनरल मीनिंग ही लॉ के अकॉर्डिंग मीनिंग इन दो टर्म्स का कहाँ से बात पता चलेगी? सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन है, लेकिन एक चीज़ वैरी करती है, दैट इज क्लॉज। तो अगर मैं बताऊं कि ये जो हमारा बायर है और सेलर है कहाँ डिफाइन है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, और ये रिस्पेक्टिवली दोनों का सेक्शन तो कॉमन होगा, सेक्शन 2। ओके, और बायर डिफाइन है क्लॉज 1 में, एंड हमारा जो सेलर है वो डिफाइन है क्लॉज 13 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 1 बायर, सेक्शन 2 क्लॉज 13 हमारा सेलर की मीनिंग जो है वो डिफाइन करी गई है। ओके, तो चलिए बायर एंड सेलर का मतलब आ गया समझ। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, जो एक्चुअल में बेसिकली जैसे गुड्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली कि कहाँ गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर गुड्स की डेफिनेशन डिफाइन है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जनरली गुड्स से रिलेटेड और कुछ एस्पेक्टों हमें समझना पड़ेगा। हालांकि गुड्स की डेफिनेशन हम अभी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7। ओके,
डिफाइन अंडर टू क्लॉज 7 सेक्शन 2 क्लॉज 7 सॉरी, जो क्या कहते हैं, इट इंक्लूड्स, इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हिच मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या मानेंगे हम, गुड्स कंसीडर करेंगे। लेकिन गुड्स से रिलेटेड और भी कुछ एस्पेक्ट होते हैं, मतलब जैसे गुड्स है तो गुड्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट, क्या है, गुड्स की भी अपनी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। हम उन्हीं कैटेगरीज के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की, ये कैटेगरीज ऑफ गुड्स। ओके, हम किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स या कैटेगरीज ऑफ गुड्स की बात करेंगे। ओके, चलिए, सो नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं एंड दे आर कैटेगराइज्ड और डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस और कैटेगरीज। ओके, फर्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग गुड्स। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जिसका मतलब आप अंदाज़ा, इनका मीनिंग आप लिटरल इंटरप्रिटेशन, मतलब जो शब्द हैं उसको पढ़कर समझकर अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके, या वी कैन से फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। सो द गुड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 क्लासेस, दैट इज एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट गुड्स। ओके, अब एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है, तो कुछ समझ आ रहा है, एग्जिस्टिंग का मतलब जो मौजूद है, जो फिलहाल में है, जो प्रेजेंटली अवेलेबल है। तो एक्चुअल में क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं, अगर मैं एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करूं स्टूडेंट, तो एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब इट मीन्स दोज गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस, जो किस में है, एग्जिस्टेंस में, जिनका वजूद है, जो प्रेजेंट है। ओके, ऐसा नहीं है कि गुड्स नहीं है, नहीं, जब एक्चुअल में क्या है, वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर, जिस गुड्स के रिगार्डिंग, जिस गुड्स को बेचने खरीदने की बात हो रही है, वो गुड्स प्रेजेंटली अवेलेबल है, उसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फार्मर है और एक फार्मर को जनरली वी कैन से, जो एक इंडस्ट्रीज है वो कहता है कि मुझे जनरली क्या है, तुम्हारे फार्म में जितना भी वी कैन से पोटैटो का प्रोडक्शन हुआ है वो सब चाहिए। अब उसने कहा कि ये एक्चुअल में क्या है, जो मेरा प्रोडक्शन हुआ था इस साल में, वो तो मैं क्या कर चुका हूँ, मार्केट के अंदर पहले ही बेच चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट ईयर आपको क्या कर सकता हूँ, जितना भी प्रोडक्शन मेरे फार्म के अंदर जनरली पोटैटोज का होगा वो आपको डिलीवर कर सकता हूँ। तो क्या ये एग्जिस्टिंग गुड्स है, क्या एक्चुअल में जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हो, अच्छा एग्जिस्टिंग को कैसे समझ सकते हैं कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस टाइम पर खरीदने और बेचने की बात हो रही है, फौरन उन चीज़ों को जनरली क्या करा जा रहा है, एक्सचेंज या ट्रांसफर करा जा रहा है। मतलब वो चीज़ मौजूद है कि सेलर क्या कर सके, बायर को दे सके एक्चुअल में, और उसके रिगार्डिंग कंसिडरेशन चार्ज कर सके। लेकिन क्या फार्मर के पास पोटैटो एट दैट टाइम है देने के लिए, नहीं, वो कह रहा है कि अगली फसल में जो भी एक्चुअल में प्रोडक्शन होगा तो मैं दूंगा। तो एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं है। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो वी कैन से एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में होते हैं, विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ व्हाट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जिस टाइम पीरियड पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना है उसी वी कैन से एट दैट टाइम इमीडिएटली क्या होने चाहिए, वो मौजूद होने चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है, ऐसे गुड्स को मानते हैं हम एग्जिस्टिंग गुड्स। लेकिन जब हम एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करते हैं स्टूडेंट, जब हम एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करते हैं जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सेल जनरली क्या है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, अवेलेबल है या वजूद में है, प्रेजेंट है सेलर के पास बायर को सप्लाई करने के रिगार्डिंग, तो इनको भी हम फर्दर और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो नाउ वी डिस्कसिंग दैट एग्जिस्टिंग गुड्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड, वी कैन से कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड, हम इनको और वी कैन से क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, और इनको जनरली फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 क्लासेस। ये भी फर्दर 3 क्लासेस में क्या कर सकते हैं, हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज जनरली अगर हम बात करें तो हम इनको 3 कैटेगरीज में जो डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। कौन से गुड्स हैं, स्पेसिफिक गुड्स हैं। ओके, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या है, एक ऐसे गुड्स जो जनरली क्या है, स्पेसिफाइड है, मतलब जब बायर उस चीज़ को परचेज करने जा रहा है तो उसके माइंड में बड़ी क्लैरिटी है कि हाँ मुझे यही एक स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर भी होता है कि हाँ आपको एक स्पेसिफाइड और एक पर्टिकुलर गुड्स चाहिए जो आपके माइंड में पहले से सेट है, और
कहीं ना कहीं बायर के नज़रिए के लिहाज से अगर हम बात करें तो बायर के रिगार्डिंग उस गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको मोबाइल फ़ोन चाहिए और उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि उसको मोबाइल फ़ोन किस कंपनी का चाहिए। उसने जनरली डिसाइड कर लिया कि नहीं, उसको जनरली वी कैन से आईफोन चाहिए, और आईफोन कौन सा मॉडल चाहिए, आईफोन 11 चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है, मेनली कि ऐसे सामान की बात हम करें, ऐसे गुड्स की, स्पेसिफिक गुड्स कौन से गुड्स है जहाँ जो बायर है, खरीदने वाली पार्टी है, वो अपने माइंड में बिल्कुल ये चीज़ प्रिपेयर कर ले और पहले से ही जनरली वी कैन से प्लान कर ले कि उसको एक पर्टिकुलर कौन सा आइटम चाहिए। तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग। फॉर एन एग्जाम्पल आपको जनरली क्या है, आपको नमकीन चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आप कौन सी नमकीन चाहिए, आपको हल्दीराम की चाहिए। हल्दीराम में डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, हल्दीराम का कौन सा जनरली फ्लेवर आपको चाहिए, आपको पंचरत्न चाहिए। तो वो स्पेसिफिक गुड्स हैं। आप गए शॉपकीपर के पास, सेलर के पास, आपने कहा कि आपको हल्दीराम का पंचरत्न चाहिए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जहाँ बायर के रिस्पेक्ट में उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एक और चीज़ स्टूडेंट, एक्चुअल में अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब जो भी एक्ट हम पढ़े, हालांकि मॉड्यूल के अंदर हैं, बट फिर भी आप सिंप्लीफाइड नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, और एक और मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है या उनको इस तरीके से बताया जाता है कि नहीं, आपको सारे के सारे सेक्शन याद रख रहे हैं। अगर आपको सेक्शन याद नहीं होंगे या आपको सारी चीज़ सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं पता होंगी तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐसा है कि कुछ वी कैन से जो मेन वी कैन से डेफिनेशंस हैं उसके रिगार्डिंग आपको सेक्शन पता होना चाहिए, लेकिन सारे सेक्शंस पता होने चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। ये बिना सेक्शन के आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली एक मतलब उस टाइम पीरियड पे जो एक मोटिवेशन मिलना चाहिए स्टूडेंट को, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको इतना प्रेशराइज करा जाता है कि नहीं, आपको एक तो लॉ वैसे भी नया सब्जेक्ट है और उसके रिगार्डिंग आपको एक इतना थ्योरेटिकल और डिटेलिंग हो जाता है कि और सेक्शंस याद रखना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। सो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ऐसा नहीं कि सारे सेक्शंस आपको याद रखने हैं। और बिलीव मी कि जो सेक्शन में आपको डिस्कस करेंगे सिर्फ वही सेक्शंस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में होता नहीं है दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू वी कैन से आंसर दिस एंड दिस पर्टिकुलर जो भी आपको टॉपिक दिया गया है वो विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन आपने करना है। आपको जो सिचुएशंस दी जाएंगी उसको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, जो केस स्टडीज दी जाएंगी। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स है उसको हम दूसरी अगर कैटेगराइजेशन की बात करें, सो दी सेकेंड कैटेगरी इज असर्टेन गुड्स। कैसे गुड? असर्टेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वी कैन से इवेलुएट करना, देन एप्रोप्रिएशन मतलब सिलेक्शन करना। तो असर्टेन गुड्स क्या होते हैं? तो अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हमें ये पता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर वी कैन से गुड्स चाहिए, लेकिन वो कैसा चाहिए एक क्लैरिटी हमारे माइंड में नहीं है। जैसे हम लोग जैसे शॉपिंग गुड्स की बात करें, शॉपिंग गुड्स में जनरली क्या है, आपको अपने लिए कोई ड्रेस चाहिए, ओके, आपने किसी को कुछ गिफ्ट करना है, तो आपने ये करा कि हाँ गिफ्ट पर्पज से, एक्चुअल में क्या है प्रेजेंट पर्पज से आपने क्या है कोई अच्छा सा गिफ्ट आइटम चाहिए, लेकिन क्या चाहिए आपको ये नहीं पता। आप जनरली शॉप पर गए, ओके, आपने वहाँ बहुत सारे वी कैन से गिफ्ट्स देखे, उसमें से आपने चूज करा कि हाँ मुझे ये वाला गिफ्ट लेना है। तो बेसिकली जहाँ पर कोई भी बायर अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर नहीं चलता, लेकिन उसको पता है कि हाँ उसको चाहिए क्या, उसको एक गिफ्ट आइटम चाहिए। हमारे लोग गिफ्ट आइटम में भी उससे सोचते हैं कि क्या चाहिए, मग चाहिए, ठीक है, जनरली क्या है डेकोरेटिव पीसेस चाहिए, तो वो शॉपकीपर को जाके बताएगा कि हाँ डेकोरेटिव पीसेस दिखाओ या मग्स दिखाओ, एक्चुअली में क्या कार्ड्स दिखाओ एंड सो ऑन। तो वही चीज़ें जनरली क्या है जो सेलर है वो उसको क्या करेगा, शो करेगा, और उसमें से वो चूज कर लेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर ये वाला मग चाहिए, ये कार्ड चाहिए मुझे। तो जहाँ आप डिसाइड नहीं करके गए, बहुत सारा आपके पास क्या है ऑप्शन है, चॉइसेस है, उनमें से आप एक पिक कर लेते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो जिस पर्टिकुलर गुड्स को आपने चूज कर लिया वो बन जाता है स्टूडेंट असर्टेन गुड्स। आपने उसको जनरली क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, आपने बहुत सारी चीज़ों में से उसको एप्रोप्रिएट कर लिया, एक्चुअली आपने छांट लिया जो आपको जनरली क्या है एक पर्टिकुलर गुड्स अच्छा लग रहा था, सूटेबल लग रहा था, वो बहुत सारे अवेलेबल वी कैन से आइटम्स और गुड्स के रिगार्डिंग आपने क्या करा, उसको चूज कर लिया। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ऐसे ही हम एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं ताकि आप समझ जाएं। मैं एग्जाम्पल कंसीडर कर रही हूँ कि एक ये बंदा है, ठीक है, एक ये पर्सन है, इसको जनरली क्या है इसको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अपने लिए शर्ट खरीदनी है, ओके। अब ये जनरली मार्केट जाता है और एक पर्टिकुलर शॉप पर जाता है, और शॉपकीपर इसको जनरली क्या है, ये बायर है, ओके, ये बायर है और ये है हमारा सेलर। तो ये सेलर इसको क्या करता है, बहुत सारे शर्ट्स दिखाता है, ओके, बहुत सारी शर्ट्स दिखाता है। मान लेते हैं शर्ट 1 2 3 4 अलग अलग डिज़ाइन की, 6 7 8 एंड सो ऑन। अब इसके पास इसे शर्ट लेनी है, दैट इज क्लियर, बट
किस टाइप की लेनी, वो देख रहा है कि नहीं जो अच्छी लगेगी, जो देखने में अच्छी लगे, जो कलर मेरे ऊपर सूट करे एंड सो ऑन। तो इतनी सारी इसको को शर्ट दिखाई गई और इसमें से इसने ऑप्ट करा शर्ट नंबर 5 को। तो जो शर्ट नंबर 5 है वो कौन सा गुड्स बन जाएगी स्टूडेंट, वो बन जाएगी असर्टेन, क्योंकि बल्क में से इसने क्या करा, एक पर्टिकुलर या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो इसको चाहिए, जो बंदे को खरीदनी है वो आइटम पिक कर लिए, तो वो गुड्स कौन सा बन जाएगा, असर्टेन गुड्स बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अब आप ये सोचो कि जो बाकी बची चीज़ें हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में एक गुड्स के एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने यहाँ पर ये डिस्कस करा कि इसने शर्ट नंबर 5 को चूज़ करा। अब बाकी जो शर्ट हैं, जो शर्ट नंबर 5 के अलावा बाकी जो शर्ट्स हैं वो भी तो गुड्स हैं, तो वो गुड्स कौन सी हो जाएंगी, वो गुड्स हो जाएंगी स्टूडेंट अनअसर्टेन्ड गुड्स। कौन सी गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। अब अनअसर्टेन को हम और आसानी से और डिटेल में कैसे समझ सकते हैं, वो गुड्स जो एक्चुअल में क्या है, हमें पता है कि चाहिए हमें ये पर्टिकुलर कैटेगरी का गुड्स, लेकिन हम उसको खुद चूज़ नहीं करते, हम उनका सिलेक्शन खुद नहीं कर रहे हैं, बल्क में से हम उनको चूज़ नहीं कर रहे। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनअसर्टेन। कैसे, ये एग्जाम्पल तो नहीं हुआ, तो एग्जाम्पल समझ लेते। फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए ये फर्दर, क्योंकि दो पार्टीज होंगी, बायर एंड सेलर, ये बायर इस बंदे के पास गया जो है सेलर, ओके, इसकी शॉप पर गया और इससे क्या कहा, इससे कहा कि मुझे शुगर चाहिए, मुझे 5 kg चीनी चाहिए, ओके, इसको 5 किलो क्या चाहिए, चीनी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर सेलर के पास एक ये शुगर बैग है, ठीक है, इसके पास क्या है, ये शुगर बैग है। अब इस शुगर बैग में कितनी चीनी है, इस शुगर बैग में 50 किलो चीनी है, 50 किलो का बैग है चीनी का। अब इसने क्या कहा, मुझे 5 किलो चाहिए, तो एक्चुअल में ये बायर ये थोड़ी बताएगा सेलर को कि 5 किलो मुझे इस बैग में से ऊपर की रहना, बीच वाली रहना निकाल कर, या नीचे से 5 किलो रहना, नहीं, इसने ये बता दिया कि 5 किलो चीनी चाहिए। अब जो बैग इस सेलर के पास है उसमें से जनरली क्या कर रहा है, ये 5 किलो चीनी इसको मेजर करके दे रहा है। तो मेनली क्या, अनअसर्टेन बंदे को पता था कि उसको चीनी चाहिए, लेकिन जो बल्क में है उसमें से ऊपर वाले हिस्से के चाहिए, नीचे वाले चाहिए, बीच वाले, ये नहीं पता। सो इसी को बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। क्या बोलते हैं इसको, अनअसर्टेन गुड्स, जहां आपको क्लियर तो है कि आपको क्या गुड्स चाहिए, लेकिन आप बल्क में से उसको सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो आप बल्क में से सेलेक्ट कर लेते हो वो असर्टेन है, इसको नहीं कर पाते, वो अनअसर्टेन गुड्स होते हैं। जैसे अगर बताएं कौन कौन से गुड्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया शुगर है या राइस है, जो एक्चुअल में लूज सोल्ड में अगर आप खरीद रहे हो तो ठीक है, जो बड़ा बैग है उसमें से आपको जनरली क्या है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम चाहिए, तो ये सब एग्जाम्पल है। ऑयल है जो आप लूज सोल्ड फॉर्म में खरीद रहे हो, यू आर नॉट परचेजिंग द बॉटल और द कैन, और आप जनरली पैकेट्स नहीं खरीद रहे, आप खुला हुआ ले रहे हो, तो एक्चुअल में क्या है, वो अनअसर्टेन गुड्स का एग्जाम्पल होगा। ओके, पैकेट्स वगैरह है, बॉटल्स वगैरह है, तो असर्टेन है। वो कैसे, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर शॉपकीपर के पास गए, आपने उससे कहा कि आपको मस्टर्ड ऑयल चाहिए, आपको ये नहीं पता कि किस कंपनी का, नहीं वो दिखाया कि कौन कौन से की कच्ची धानी है, ये है वो है, ठीक है, आप उसमें से आपने चूज कर लिया कि नहीं ये वाला दे दीजिए, तो वो असर्टेन है। लेकिन लूज सोल्ड की बात करते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी बन जाएगी, वो अनअसर्टेन गुड्स की कैटेगरी बन जाएगी। सो ये कैटेगराइजेशन था स्टूडेंट, ये कैटेगराइजेशन था हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स का, जिनको हम 3 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी ये 3 कैटेगरी, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। चलिए वापस से मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ गुड्स, और इसमें से हम डिटेलिंग में किसकी बात कर चुके हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में, जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में होते हैं। इनकी 3 कैटेगरीज को हमने डिस्कस करा। और जनरली इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट फ्यूचर गुड्स। नाम से कुछ अंदाजा लग रहा है, बिल्कुल ये ऑपोजिट है हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स का। मतलब इट मीन्स दोज गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, इट मीन्स दोज गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो वजूद में नहीं है, जो मौजूदा नहीं है। ओके, कब मौजूद नहीं है, कब एग्जिस्टेंस में नहीं है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बढ़ रहा है, जब दोनों पार्टी तय करेंगे कि बायर कह रहे हैं मुझे ये पर्टिकुलर गुड्स चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, और सेलर जब उसके वीकेंड से प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस टाइम पीरियड पर गुड्स जो एग्जिस्टेंस में नहीं है वो कौन से गुड्स होंगे, वो होंगे हमारे फ्यूचर गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, which are not in existence at the time of contract of sale. We can say at the time of making contract of sale.
सी दिया दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो फ्यूचर गुड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जब एग्जिस्टिंग की बात कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कि एक फार्मर्स इंडस्ट्रीज ने कहा कि एक्चुअल में आपके फार्म में जितना भी पोटैटो का प्रोडक्शन होगा वो मुझे चाहिए। अब उसने कहा कि नहीं, इस टाइम पीरियड का या इस फसल का जो आलू है वो तो मैं मार्केट में बेच चुका हूँ, अब जो नेक्स्ट टाइम पीरियड में वैकेंसी फसल होगी तो उसके रिगार्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या, और मान लीजिए उसने क्या करा, जो खरीदने वाली पार्टी है, बायर, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, अगले सीजन में जनरली जो है फसल होगी, जो आलू होंगे तुम्हारे फार्म में वो मुझे चाहिए और जितना भी प्रोडक्शन हो। हालांकि एक एस्टिमेशन होता है, लेकिन वैकेंसी लॉट ऑफ वैकेंसी रिलेटेड फैक्टर्स जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, फार्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी को। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ जब ये डिस्कस हो रहा है तो बायर जिन गुड्स को खरीदने की बात कर रहा है, क्या फौरन के फौरन वो जो सेलर है उनको प्रोवाइड कर पा रहा है? नहीं, वो एक टाइम पीरियड के बाद क्या करे जाएंगे, गुड्स जनरली डिलीवर करे जाएंगे, प्रोवाइड करे जाएंगे। तो कौन से गुड्स का एग्जांपल है, वो है फ्यूचर गुड्स, हमारे जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में नहीं है। एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स स्टूडेंट, एज यू कैन सी, इज कंटिंजेंट गुड्स। एंड कंटिंजेंट टर्म वी हैव डिस्कस्ड इन ICA एज वेल। कंटिंजेंट, और आप अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हैं उसका। कंटिंजेंट का मतलब विच इज नॉट श्योर, जहाँ अनसर्टेनिटी होती है, जहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ के होने के रिगार्डिंग। तो कंटिंजेंट गुड्स कौन से होते हैं? कंटिंजेंट गुड्स कौन से गुड्स हैं? सो नाउ लेट्स सी, इट मीन्स दोज गुड्स the arrival of which or we can say the contract related to such goods we can say are not certain। जिन गुड्स का अराइवल या जिन गुड्स के रिगार्डिंग जो वी कैन से क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो सर्टेन नहीं है, मतलब अनसर्टेनिटी है। हो भी सकता है वी कैन से वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और नहीं भी हो सकता। ये कैसी बात हुई? चलिए एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि ये दो पार्टी हैं, ये है ए और ये है बी। अब ए ने बी एक्चुअल में ए का फ्रेंड है, तो ए ने बी से ये बोला कि भाई मुझे एक्चुअल में क्या है, मुझे एक न्यू हाउस चाहिए, जहाँ मतलब वो रेंटल बेसिस पर रह रहा है, वो अपना घर, खुद का घर जनरली क्या करना चाहता है कि उसका अपना घर हो। तो उसने बी से कहा कि भाई देखो कि अच्छा मुझे ऐसा नहीं है कि इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़मीन लेकर बनवाऊँ एंड सो ऑन, तो कहीं अच्छे लोकेशन पर अच्छा ढंग का बना हुआ घर हो तो तुम मुझे बताना, और ये इसी काम में है, इसी लाइन में है। तो ये बी एक्चुअल में क्या है, घर देखता है, जो इसके स्टूडेंट मतलब सॉरी जो इसका जनरली फ्रेंड है उसके अकॉर्डिंग, उसके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही होता है। और ये घर जो देख रहा है बी ए के लिए, ये है मिस्टर सी का, ओके। अब एक्चुअल में क्या है, मिस्टर बी जब मिस्टर सी का घर देखते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं इनके दोस्त के ही अकॉर्डिंग है, और इन्हें ये पता है कि मिस्टर सी यहाँ नहीं रहते, ये क्या रहते हैं, ये कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है, किसी दूसरे देश में रहने, कहीं बाहर हैं ये, मान लीजिए। तो एक्चुअल में क्या है, जब बी ये कहता है कि हाँ अच्छा, वो किसी से बात नहीं करता, देख लेता है कि यस ये सेल के लिए है, बोर्ड भी लगा हुआ होता है, एड्स वगैरह भी होते हैं, तो ये ए से बोल देता है। लेकिन एक्चुअल में ये जो सी का घर है ये सेल होगा या नहीं, ये बता देता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लोकेशन पर घर है, तो एक्चुअल में देख लो। अब ए देखने जाता है, वो घर उसको क्या है, पसंद आ जाता है। लेकिन जो हम घर की बात कर रहे हैं, जो हम हाउस की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं, ये तो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या है ये? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो क्या इस केस में कंटिंजेंट गुड्स का केस बनेगा? देखिए मैं ज़रा आपको वी कैन से समझा रही हूँ कि ऐसा नहीं कोई भी एग्जांपल ले लें, आपको समझना पड़ेगा। जो बेसिक डेफिनेशन थी कि गुड्स में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी, या मैं हाउस के बारे में बताया तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मैं ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दी थी ताकि इस एग्जाम्पल से मैं आपको फर्दर एक चीज़ पॉइंट आउट कर सकूँ कि यस यहाँ घर के बेचने की बात या खरीदने में इंटरेस्टेड कोई पार्टी है, लेकिन वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो हम सोगा के अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो हम जनरली क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर फर्दर हम दे लेते हैं कि ए बी दोनों फ्रेंड हैं। अब ए को बड़ा शौक है पेंटिंग्स का, ठीक है, और ये चाहते हैं कि मेरे पास हर वी कैन से जो एक्सपर्ट हैं, जो फेमस वी कैन से आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग हो। अब एस यू नो कि सबसे फेमस कौन है वर्ल्ड वाइड, पिकासो। अब ए को जनरली बहुत ज़्यादा ये विलिंग है पिकासो की पेंटिंग खरीदने के लिए। अभी अपने दोस्त से कहते हैं कि भाई मुझे कहीं से भी कितने भी अमाउंट पे पिकासो की पेंटिंग चाहिए।
ओके। अब बी क्या है, अपने कॉन्टैक्ट ट्राई करता है और उसको पता चलता है कि एक पर्सन है मिस्टर पी जिनके पास क्या है, पिकासो की पेंटिंग है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, पिकासो की पेंटिंग पी बेचेगा या नहीं बेचेगा ये सर्टेन नहीं है, अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई। भी बताया था कि इस बंदे के पास है, हालांकि और पेंटिंग्स बेचता है, लेकिन जो पिकासो की पेंटिंग तुम्हें चाहिए ये श्योर नहीं है कि बेचेगा या नहीं बेचेगा। तो एक्चुअल में क्या है, अनसर्टेनिटी है, कोई चीज़ श्योर नहीं है। वी कैन से 100% जनरली क्या है, यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, हो सकता है भी इंटरेस्टेड हो बेचने में या ना हो। तो ऐसे गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, कंटिंजेंट गुड्स। एक्चुअल में क्या है, जिनकी सेल पर क्वेश्चन मार्क हो या जिनके अराइवल पर, अराइवल मतलब उनके डिलीवर या ट्रांसफर पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, श्योरिटी नहीं होती। और वो अनसर्टेनिटी के कई सारे रीजंस हो सकते हैं जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इस एक्ट से रिलेटेड और सब्सिक्वेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, आज के रिगार्डिंग इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या समझा, फटाफट देख लेते हैं स्टूडेंट कि आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें समझी। तो सबसे पहले जो एक्ट था हमने ये जाना कि कब आया ये, दैट आंसर इज 1 जुलाई 1930। और ये एक्ट स्पेसिफिक इन नेचर है, जो सिर्फ गुड्स की सेल के ऊपर लगेगा। सेल का मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या टाइटल, मतलब क्या है, ओनरशिप का एक्सचेंज होना फ्रॉम बायर टू सेलर। गुड्स का मतलब क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और वी कैन से एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सचेंजेबल क्लेम्स एंड मनी इन सर्कुलेशन, ऑल द वी कैन से कमोडिटी और द आइटम्स आर कंसीडर्ड एज गुड्स अकॉर्डिंग टू सोगा। और गुड्स जनरली क्या है, या वी कैन से गुड्स के सेल के रिगार्डिंग कम से कम 2 पार्टीज होती हैं, बायर एंड सेलर होती हैं। बायर जो कमोडिटी को खरीदेगा, गुड्स को खरीदेगा, और जो बेचता है वो सेलर है। हालांकि दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे करनी होगी, और सोगा के अकॉर्डिंग वो कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ मनी होगी, मॉनेटरी फॉर्म में होगी। इसके अलावा गुड्स जो है उनको कैटेगराइज करा गया 3 कैटेगरीज में, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स को 3 कैटेगरीज में और डिवाइड करा गया, दैट इज स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन गुड्स। आई होप ये सारा जो आज की क्लास का डिस्कशन था वो आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं स्टूडेंट। बाकी नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके रिगार्डिंग वीडियोज अपडेट करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज।